भाइयों, आज आपके सामने लेकर आए हैं 2019 का प्रश्न पत्र प्रथम, जो कि चलते कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो चलते हैं प्रश्न नंबर पहले की तरफ। प्रश्न आपका पहला क्या कर रहा है भाइयों कि अनुवांशिकता और पर्यावरण की मुख्य भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि अनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में जो आपका मुख्य कथन है वो कौन सा सत्य है। कह रहा है विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। कह रहा है जो विकास का पहलू होता है वो पर्यावरण से भी प्रभावित होता है, अनुवांशिकता से होता है। कह रहा है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से जीन पर निर्भर नहीं होता। भैया अगर पूरी तरह से जीन पर निर्भर होता तो एक बहादुर जो वीर पुरुष है उसका बच्चा वीर पुरुष ही होता है, एक साइंटिस्ट का बच्चा साइंटिस्ट ही होगा। फिर कह रहा है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। अगर ऐसा भी होता तो आज के समय में न जाने कितने बच्चे क्या है विकलांग हैं, तो उनको क्या किया जाता, अच्छे खाना खिलाकर उनकी विकलांगता को दूर किया जा सकता था। पर्यावरण केवल बच्चों की भाषा केवल वर्ड जहाँ लग जाए, भैया आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे आप तुरंत उसको प्रश्न को हटा दीजिएगा। तो आपका पहला ऑप्शन बन जाएगा विकास के पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। कह रहा है विकास गुणात्मक चरणों में होता है, या फिर कह रहा है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। क्या नहीं कहा जा सकता? निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। क्यों? क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, वो अभ्यास के बारे में अभी नहीं जानेंगे भाई, ठीक है। वो छोटे बच्चे को करके सीखना जानेंगे, जैसे जैसे करेंगे उनको ज्ञान होगा, इसलिए आपका यही नहीं कहा जा सकता है। ऑप्शन तीसरा निरंतर अभ्यास का सिद्धांत अधिगम से होता है। प्रश्न तीसरा आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। कह रहा है इसमें कौन सा जो पूर्व संक्रियात्मक विकास विचार का एक सीमा नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमान्यता, अनुत्क्रमणिता। तो पूर्व संक्रियात्मक विचार की जो एक सीमा नहीं है उसका आंसर होगा आपका प्रतीकात्मक विचार का विकास। चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ। कह रहा है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कह रहा है इसमें कौन सा है जिसमें युवा विकास बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उसके बारे में आपको बता रहे हैं। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, मतलब जो खेल खेलते हैं उससे क्या होता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं उन्हें कब उपयोग करना है। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि यह समय बिताने के एक सुखद तरीका। बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे वो खेलना पसंद करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, मतलब वो खेलते हैं, इंजॉय लेते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, ठीक है। प्रश्न 5 की तरफ। प्रश्न 5 आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। कौन सा प्रश्न है जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, विभिन्न तरीकों से हम कैसे इसे हल कर सकते हैं। बच्चों को जब ज़्यादा सोचना होगा तो एक बार वो सॉल्व कर लिया प्रश्न को, तो आप कहीं इसको दूसरे तरीके से करिए, फिर वो सोचेगा, फिर कहीं तीसरे तरीके से करिए, मतलब जब उसी को विभिन्न तरीके से करेंगे तो बच्चों को उसको क्या करेंगे, ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर होंगे। तो प्रश्न आपका चौथा सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगला। ऑप्शन आपका 6 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रश्न 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन सा है जो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। करा करके सीखना, प्रयोजन भी सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाई, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग। करा व्यक्तिगत अधिगम, व्यक्तिगत मतलब खुद के केवल वर्ड, व्यक्तिगत यहाँ है वो ऑप्शन होगा ही नहीं। परियोजना भी, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। छोटे बच्चे हैं, क्षमता समूह बना नहीं सकते हैं, और व्यक्तिगत में ये आपका कट गया। नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग, छोटे बच्चे हैं तो उनमें रैंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या होगा, करके सीखना, जब छोटे बच्चे तो करके सीखेंगे, ठीक है, सहयोग से सीखेंगे। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलते हैं 7 की तरफ। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। कह रहा है प्रगतिशील कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। आपको आंसर इसका बताना है। कह रहा है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना,
स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया से को प्रतिबिंबित करे। जीवन सच्चा शिक्षक है। देखिए, स्कूल शिक्षा को यथावत लंबे समय तक जारी रखने से लंबे समय से कोई मतलब नहीं है। स्कूलों की आवश्यकता नहीं, भाई छोटे बच्चे हैं कि स्कूल की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपने अनुभव से कैसे सीखेंगे, छोटे बच्चे उनके पास इतना अनुभव नहीं होगा। जीवन एक सच्चा शिक्षक है, ये तो सही है, लेकिन वो समय के साथ भैया सिखाएगा, ये नहीं तुरंत छोटे बच्चों को। ठीक है, स्कूलों में जो शिक्षा होनी चाहिए वो सामाजिक होनी चाहिए और प्राकृतिक दुनिया से प्रतिबिंबित कर, मतलब प्राकृतिक दुनिया के बारे में बता सके, ऐसा वहाँ का माहौल होना चाहिए। ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। ठीक है, कह रहा है कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। आठवां प्रश्न का देखिए, ऑप्शन कह रहा है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच का एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें पहला हो जाएगा, क्या कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। प्रश्न नंबर 9, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती जो विकास का क्षेत्र किसको संदर्भित करता है। उस चरण को जब अधिगम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चे सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेते, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करके सीखते हैं। प्रश्न नंबर 10, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। उभयलिंगी व्यक्तित्व मतलब आपका होगा कि जो दोनों में हो, ठीक है, नर और मादा दोनों हो। तो इसमें क्या कर रहा है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। हमने बताया जिसके दोनों गुण हो, तो ऑप्शन आपका दूसरा डायरेक्ट हो गया कि आमतौर पे जिसमें मर्दाना माने मर्द और स्त्री दोनों के गुण का क्या हो, समायोजन हो। आगे चलिए, कह रहा है बच्चे को छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चे किसको छोड़ करके बाकी अन्य सभी द्वारा वो मतलब भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, आपको बताना है। कह रहा है मीडिया को, सामाजिकरण, संस्कृत, ट्यूशन। तो मीडिया द्वारा वो क्या करते हैं, लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते देखते हैं, समाज को देखकर सीखते हैं, संस्कृत को देखकर सीखते। ट्यूशन में वो क्या करते हैं, कुछ नहीं, केवल वहाँ अपना सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो आपका क्या होगा, ट्यूशन को छोड़कर बाकी बच्चे कहीं ना कहीं से क्या करते हैं, हर चीज़ वो क्या करते हैं, सीखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसकी पक्षपाती होते हैं। कह रहा है मानकीकृत की आलोचना के बारे में क्या है, आपका पहला ही सही हो जाएगा, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए वे क्या है, पक्षपाती हैं। चलते हैं प्रश्न 13 की तरफ। कह रहा है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, एकाधिक जो बुद्धिमानी का सिद्धांत है वो क्या कहता है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो एकाधिक मतलब एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। प्रश्न आपका दूसरा हो जाएगा विकल्प। कह रहा है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, कह रहा है बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। शिक्षक सीखने के मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों में, ठीक है। तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। चलते हैं 15 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, मतलब कह रहा है कि इसमें कौन सा लंबा और व्यापक मूल्यांकन आपका नहीं है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकतर अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा होगा, बच्चे को धीमा, खराब, बुद्धिमान रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। यही आपका क्या है, व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। प्रश्न 16 कह रहा है बच्चों में प्रतिभाशील के कारण हो सकती हैं आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। ठीक है,
इसके बाद कह रहा है आपका एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। कह रहा है बच्चे में प्रतिभाशील क्या हो सकती है, प्रतिभाशालिता, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, मतलब अनुवांशिकी भी कुछ गुण होगा और कुछ वातावरण का भी गुण होगा, दोनों से क्या होंगे, प्रतिभाशालिता होंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। कह रहा है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो मतलब क्या है आपका इसमें, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सकें, बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, 17 का तीसरा। 18 में चलते हैं। कह रहा है भाषा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, क्या करता है, किस पर, तो ऑप्शन देख लीजिए आपका। कह रहा है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशालिता बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग से। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। कह रहा अति संवेदनशील बच्चों में सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। कह रहा है बच्चों को अति संवेदनशील जो बच्चे हैं, मतलब कि जो बहुत ही नाजुक बच्चे हैं, उनको सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। 19 का देखिए आंसर आपका क्या होगा। कह रहा है कि एक कार को छोटे प्राखंडी खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रमों में शारीरिक का समावेशन, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो देखिए बच्चा को अगर सिखाना है, छोटा बच्चा है, तो उन्हें अगर आप फटकार लगाएंगे तो बच्चा क्या होगा, आपसे डरने लगेगा और आपकी बातों को नहीं मानेगा, नहीं सीखेगा। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 20 की तरफ। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, अलग अलग सोच वाले पैटर्न जो है उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्या है, विकलांग है, डिस्लेक्सिया है, सृजनात्मक है, प्रत्यास्थी है। तो अलग अलग सोच वाले बच्चे क्या करते हैं, सृजनात्मक विकास का क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं या पहचान करते हैं। आपका क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने का तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। तो इसमें ऑप्शन होगा किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रिया प्रदर्शन प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो आपका क्या हो जाएगा, 21 का चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, स्मृति है, डर है, ध्यान है, उत्तेजना है। इसमें से संवेग पूछ रहा है कौन सा है, तो आपका डर हो जाएगा। डर एक क्या है, संवेग है। चलते हैं प्रश्न 23 की तरफ। कह रहा है एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। बच्चों में कौन से बच्चे की समझ के सबसे अच्छा स्पष्टीकरण करता है। तो चलिए प्रश्न 23 पर आपका कह रहा है कि दूध क्या है, मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा उत्पादन होता है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित, मतलब बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, पहला। फिर दूसरा क्या कह रहा है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। बच्चे को परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं कर पाया। अब देखिए जब बच्चा क्या है कि दूध बूथ पर हो जाता है, दूध लेता है, तो वहीं से जानेगा कि वो दूध हमें किससे मिल रहा है, मशीन से मिल रहा है, उससे गाय भैंस किसी चीज़ से क्या मतलब है। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। चलते हैं प्रश्न 23 या 24 की तरफ। प्रश्न 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। तो भाई जब अनुशासन ही बनाएंगे तो पढ़ाएंगे क्या आपका। ठीक है, शिक्षक के बारे में अगला कह रहा है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। छोटा बच्चा है तो आप पाठ्यपुस्तक का पालन करेंगे तो आपका तो भी क्या है, आपका सही नहीं है। अगला, पाठ्यपुस्तक को समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। छोटा बच्चा है उसको पाठ्यक्रम को समय पूरा कर दोहराने की जरूरत नहीं है। आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। हाँ, यह आपका सही हो जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उन्हीं को क्या करना, आराम देना और उन्हें मतलब उनसे संवाद और पूछताछ करते रहना। प्रश्न 25
निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध का शिक्षा को प्रोत्साहित करता है? वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चल सके। दूसरा कह रहा है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताकि शेल्फ में रखी हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो आपका क्या हो जाएगा? प्रोत्साहित करने का क्या होगा? दूसरा आंसर आपका यही हो जाएगा सही। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। करा निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्य पुस्तकों की जो भूमिका है, पाठ्य पुस्तक जो होते हैं उसके बारे में कौन सा सबसे जवाब अच्छा वर्णन कर रहा है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वे एक राज्य या राष्ट्र के अध्ययन के रूप में तब बनाए रहे। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता के मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन सहित रहित संदर्भ को सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन बनेगा, पहला बनेगा क्या होगा? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। प्रश्न 27 कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। राष्ट्रीय फ्रेमवर्क पाठचर्या जो है 2005 अपनी समझ से क्या प्राप्त की है? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क जो है आपका वो रचनावाद को क्या की है? अपनी समझ से प्राप्त की है। प्रश्न 28 कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। मतलब वो कौन सा है कि कक्षा में बच्चों को हम प्रेरित समझ सकते हैं? किसके द्वारा? वे अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल आते हैं, या फिर वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थित में नियमित रहते हुए शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो प्रेरित समस्या मतलब तब होगी, प्रेरित तब समझा जाएगा जब वे शिक्षक से स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, मतलब बिना किसी डर के। तो ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है? सबसे उपयुक्त है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, या फिर कह रहा है शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों में बच्चों को दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। मतलब एक शिक्षक को चाहिए कि वो अपने वास्तविक जीवन से और दूसरों को बातचीत करने में मदद करे, दूसरों को समझे और समझाने की प्रयास करे। लास्ट प्रश्न चलते हैं आज आपका 30 कह रहा है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? ठीक है, अनुशासन जो कि अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में, चुप्पी साधने में, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। तो आपका यहाँ पहला हो जाएगा ऑप्शन, बच्चों को अपनी शिक्षा को नियमित और मॉनिटर करने में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जय हिंद।